Hello, you all. So let's get started our another video. I think it's lecture number 4. I think हाँ. Okay. देखो, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया था अभी तक माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल तक मैंने आपको पढ़ा दिया. ठीक है. मैंने आपको डीपीपी करी है प्रोवाइड ग्रुप में, और एक स्टैंडर्ड बुक प्रोवाइड करा है वाईकेएलएम और सीनी. उसके थ्रू जाओ प्लीज, उसके थ्रू जाओ, उसके क्वेश्चंस को देखो. यार आप ना रुको, पहले कुछ शुरू करने से पहले ना कुछ आपसे बात करनी है. चलो ये देखो, आप पहले मेरी बात को समझना, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक, देखो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाते हो. ठीक, प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाते हो, बट रेदर देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट तो होते नहीं एग्जाम में, है ना. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट तो होते नहीं, बट एग्जाम में जितने भी आपके पास, देखो एमएससी में ड्यूरिंग एमएससी आपके पास जितनी भी आपके पास बुक्स होंगी, उन बुक्स के हिसाब से तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो. बट स्टिल एग्जाम में नए नए क्वेश्चंस आते हैं. एग्जाम में नए नए क्वेश्चंस आते हैं, नई नई तरीके से उनको घुमाया जाता है. आपको क्या लगता है? इट मीन्स कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो होंगे ना जो अभी तक आपके हाथ में नहीं पहुंचे होंगे. व्हाट से, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं तो भी होंगे ना बच्चे, जो आप तक पहुंचे नहीं है. इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि गाइस स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करो, डेफिनेटली फॉलो करो. देखो थोड़ी सी मेहनत लगती है प्रैक्टिस करने में, काम करने में. यार मेहनत तो लगेगी ही ना. अवार्ड आपको जेआरएफ का मिल रहा है, कुछ तो मेहनत वो आपसे लेगा ना. यार 4-5, मुझे लगता है कितना टाइम बचा है यार. सितंबर आ गया, नवंबर दिसंबर में पेपर है होने आपके. अगर आप 3 to 4 मंथ्स में, या ढंग से 3 to 4 मंथ्स भी नहीं बचे हैं, इतने में अगर आप अपना पूरा करियर बनाना चाहते हो, पूरा करियर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, यार मेहनत तो लगनी है ना. इसलिए प्लीज यार ट्रस्ट करो, डेफिनेटली मेहनत करो, स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओ. मैंने आपको डीपीपी प्रोवाइड करी है, कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं, उनको वहां पे देखो, क्वेश्चन को अपने हिसाब से करने की कोशिश करो. ठीक, जहां नहीं आता है वहां मेरे से पूछो, हम बताएंगे. बिल्कुल नहीं आता, आप मुझे बताना, हम पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे अपने हिसाब से, अपने तरीके से. मगर आप प्रैक्टिस जरूर करो. ठीक है, प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, चीजें जरूर होंगी. ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं आगे के फर्दर टॉपिक्स पे. देखो मैंने आपको माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल तक पूरा बता दिया था. ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कैनोनिकल एग्जाम्पल पे. ओके, अब देखो, अब कैनोनिकल एग्जाम्पल के बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि कैनोनिकल एग्जाम्पल है, देन इट इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेंटल कॉपीज ऑफ ओरिजिनल सिस्टम दैट इज मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट. ठीक, अच्छा अब इनके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें NVT कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसका तीनों कांस्टेंट होता है. आपको मैंने ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम कैनोनिकल एग्जाम्पल को सबसे ज्यादा क्यों फॉलो करते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना और नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रखना, तीनों एक इजी टास्क है, तीनों को हम इजिली कांस्टेंट रख सकते हैं. दैट्स वाई हम कैनोनिकल एग्जाम्पल को ज्यादा प्रेफर करते हैं. अब मेरी बात सुनो, देखो कैनोनिकल एग्जाम्पल को क्योंकि हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो अभी मतलब समझ लो ना, पूरे स्टैटिस्टिक्स की ना ये जान है. जान इन द सेंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं. यहाँ पे ढेर सारे फॉर्मूलेज हैं, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. हर कुछ का तरीका हम आपको बताएंगे, कैसे होना है, क्या होना है, किस तरीके से होना है. उसके बाद एक फॉर्मूला नोट बनाओ आप, या फिर आप रुको, हम ही आपको बना के प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिखे होंगे ना, वो सारे हम उसमें एक मार्क कर देंगे. ठीक, सारे क्लाइंट्स हम लिस्टिंग कर देंगे और फिर वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, उसको देखो, उसको पढ़ो, और आपके क्वेश्चंस तो इजीली होने ही होने हैं.
अच्छा, अब एक बात और समझो। जैसे देखो, जब कभी आप इन फ्यूचर जाओगे ना इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू, देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिर्फ पढ़ना है देन कैनोनिकल इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसको पढ़ के जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही जाएंगे। और स्टार्ट से क्वेश्चन कितने होते हैं, ठीक। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो ये हो जाएगा, इट्स ओके। मगर अगर आप फर्दर आगे जाते हो, इंटरव्यू में जाते हो, और वेदर वो इंटरव्यू आईआईटी का हो, डीआरडीओ हो, इसरो हो, बार्क हो या जेएनयू, बीएचयू, देखो जिस भी चीज का इंटरव्यू होगा, जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना तो उसमें पता है क्या करते हैं, उसमें आपको ना एक लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग इन द सेंस, उसमें जैसे आपको पूछा जाता है कि आप ना अपने बेस्ट बताओ पेपर्स, जो आपको बेटर तरीके से आता हो। आपसे ना कोई 5 आपका बेस्ट पेपर पूछते हैं जो आपको बेटर तरीके से आता हो, ठीक। अगर उसमें आपने स्टैटिस्टिक्स का नाम डाल दिया, उन पेपर्स में से अगर आपने स्टैटिस्टिक्स का नाम डाल दिया कि ये मुझे आता है, खैर बहुत लोग तो नहीं डालेंगे क्योंकि वो पहले स्टैट से भागते हैं। बट यार मेरे इतने इस तरीके से आराम से पढ़ाने के बाद भी तुम लोग को स्टैट्स ना आए ना, फिर तो तुम लोग को पढ़ना चाहिए। खैर छोड़ो, अच्छा तुम लोग की मर्जी, तुम लोग अपने हिसाब से समझो। देखो वैसे इजी चीज है, मेरे पढ़ाने पे तो तुम लोग को लग ही रहा होगा कि कोई बहुत बड़ा तोप तो है नहीं ये, है ना। अब देखो अगर आपने वहां पे स्टैट लिख डाला, ठीक, तो जो आपसे वो स्टैटिस्टिक्स से जो वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं ना, वो इट्स नॉट अबाउट कि वो सिर्फ कैनोनिकल से पूछे, क्योंकि ना एग्जामिनर के भी दिमाग में, इंटरव्यूअर के दिमाग में ये चीज सेट होती है कि बच्चे ने अगर सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा ना तो उसको कैनोनिकल तो आता ही होगा, ठीक है। तो वो आपसे ना अदर चीजें पूछ देगा, जैसे ग्रैंड से पूछ दे या फिर माइक्रो कैनोनिकल से पूछ दे या फिर अदर स्टैटिस्टिक्स के टर्म से उठा करके पूछ दे, एंड वो आपको वहां पे घुमा देगा। इसीलिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम चाहते तो हम आपको यही पढ़ा के साइड कर देते, ठीक है। बट स्टिल ऑन, मुझे आपको सिर्फ एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज नहीं देनी है, आपको एक कंप्लीट नॉलेज देनी है। आपको पूरा कंप्लीट आउट हम आपको स्टफ देंगे अपने हिसाब से, जितना आपके लिए बेटर वे में आपके लिए नीड होगा, ठीक। इसीलिए हम आपको एक एक करके सारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड सीरियसली सब पढ़ने की कोशिश करो और ट्राई आउट करो कि तुम्हारी चीजें बेटर तरीके से हैंडल हो, है ना। कैनोनिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरी स्टार्ट खदेड़ सकते हैं आपकी, ठीक है। इसलिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक। जो दिक्कत हो ना आए, कोई दिक्कत हो तो उसके लिए तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, यार कुछ पूछो तो, ठीक है। होप यू ऑल गॉट इट। चलो अच्छा देखो, अब एग्जाम्पल के बारे में आपको मैंने इतना तो क्लियर कर दिया था कि वहां पे एन, वी और टी कांस्टेंट होता है, ठीक। अच्छा अब देखो ये कौन सा है सिस्टम, क्लोज सिस्टम कहेंगे कैनोनिकल एग्जाम्पल को। उस दिन भी मैंने आपको बताया था क्लोज सिस्टम कहा जाता है क्योंकि इससे नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज नहीं होते। इसको हम एक क्लोज सिस्टम के नाम से कंसिडर कर लें, ठीक। कंसिडर कर क्या लें, होता ही है, नालायक को बोल भी नहीं रहे हो। अच्छा बोलो, कहाँ से तो वीडियो चल रही है। अच्छा चलो देखो, अब आगे फर्दर इसमें बढ़ते हैं। देखो अगर एक कहानी के पार्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि स्टैट्स में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वहां पे क्या हो रहा होगा, ठीक। जब मैंने आपको माइक्रो कैनोनिकल में ओमेगा निकालने की बात कही थी तो वहां पे भी हम आपको क्या बता रहे थे कि एक सिस्टम में आपका पार्टिकल कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। यही है ओमेगा निकालने का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस जो आपको मैंने बताया था, तो वो यही था ना कि पार्टिकल कितने वे में टूट सकता है, ठीक है। सेम फॉर्म कैनोनिकल में भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना ग्रैंड कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल और कैनोनिकल, तीनों के रिजल्ट सेम आते हैं किसी भी चीज के। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक सिस्टम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए होंगे, अब इनको आप निकालो कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल के फॉर्म से, ट्रस्ट मी तीनों सेम होते हैं, ठीक है।
अब देखो, कैनोनिकल फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कैनोनिकल एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे वहां पे तुम निकालते हो वो मेगा, ठीक है, यहाँ पे आप निकालते हो पार्टीशन फंक्शन, ठीक, पार्टीशन फंक्शन। यहाँ पे आपका लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या है, मैंने आपको वहां पे बताया था कि देखो, मेरी एक बात का पूरा ध्यान देना, मैंने आपको बोला लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, मैंने वहां पे भी बोला था, मैंने यहाँ पे भी बोल रहे हैं हम इस चीज को, और हम ग्रैंड में भी बोलेंगे किसी दूसरी चीज की। वहां मैंने एंट्रोपी कही थी, यहां हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कह रहे हैं, ठीक। ए इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन क्यू, ये लीडिंग थर्मोडायनेमिकल है वेरिएबल। अच्छा, अब ये लीडिंग क्यों है, अब वहां पे भी अगर एस था तो एस लीडिंग क्यों था, कुछ और भी तो हो सकता है। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे ये लीडिंग इसलिए है क्योंकि जब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि आप सिर्फ पार्टीशन फंक्शन निकाल दो या ये निकाल दो वो निकाल दो। कभी कभी देखो क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिक हीट पूछता है, सीपीसीवी पूछेगा, ठीक है। कभी कभी स्टैटिस्टिक्स में उठा करके वो प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर निकलवाने लग जाता है, होता है ना। उन चीजों को निकालने के लिए एक थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल लेके चलते हैं। देखो, मेरा मानना है ना कि सब कुछ याद करने की कोशिश मत करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, दिमाग में चीजें अपने आप फीड होती जाती हैं। आप सिर्फ ये जो एक इक्वेशन है ना, ए इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन क्यू, ठीक। अच्छा, इस इक्वेशन को आप लेके चलो, इस इक्वेशन से हम आपके बाकी सारे यहाँ पे उठा के रख देंगे। अब आपको लगेगा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक में आपके दो मेन इक्वेशंस होते हैं, ठीक। उन दो मेन इक्वेशंस को हम कहते हैं वो जानते हो, जस्ट लाइक क्या कहते हैं, जस्ट लाइक वो मशीन गन होते हैं। हाँ, जस्ट लाइक वो दो इक्वेशन जस्ट लाइक मशीन गन होते हैं, बस जहां मन करा ना, जो आपको निकालना है बस उठाया और चालू, उससे सब निकल जाएगा। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने के दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है, बस आप चीजों को समझते जाओ, जैसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं समझते जाओ, चीजें अपने आप आपके पास निकल करके आती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात समझो, एक इक्वेशन तो मैंने आपको बता दी, a इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन क्यू, ठीक है। अब हम आपको दो मशीन गन्स उठा के रखेंगे, मशीन गन इन द सेंस दो इक्वेशंस उठा के रखेंगे, जिसमें से कि आपको जो चाहिए आप वहां से वो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो उसका तरीका भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो डोंट वरीड अबाउट दैट, अभी हम आपको बताते हैं कैसे क्या निकाला जा सकता है, ठीक है। आप उसको निकालना और यहाँ पे जो कुछ मेन टर्म्स आएंगे उसके कुछ मीनिंग्स की हम बात कर लें, ठीक, कि उनकी मीनिंग्स क्या होती हैं। जैसे पार्टीशन फंक्शन तो आपने बहुत सुना होगा ना, पार्टीशन फंक्शन। आप देखो, कुछ चीज़ों की हम आपको मीनिंग बताते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे देखो, पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन इट मीन्स कि आपका पार्टिकल ना एनर्जी में कितने लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे कुछ लेवल्स हैं आपके, ठीक। अच्छा, अब लेवल्स क्या होते हैं, अब आ ही रहे तो यार पूरे बेसिक पे आते हैं, है ना, बात होनी चाहिए तो पूरी होनी चाहिए क्लियर तरीके से। देख, होता क्या है, एक सिस्टम होता है आपका, ठीक है। अब उस एक सिस्टम के कई सारे लेवल्स होते हैं, कई सारे लेवल्स इन द सेंस कोई मॉलिक्यूल एक्साइट फॉर्म में होता है, कोई अपने लो फॉर्म में होता है, ठीक है। कोई जैसे कंप्लीट वैलेंसी का होगा तो वो एकदम डाउन होगा, ठीक। अच्छा, इन सिस्टम्स का क्या होता है, ये कई फर्दर लेवल्स में होते हैं, ठीक। अच्छा, अब जरूरी तो नहीं कि वो लेवल एक ही हो, इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो लेवल एक ही हो, उस लेवल की अपनी डी होती है जनरेसी, ठीक। अब आपको डी जनरेसी के बारे में हमने पहले भी बताया था कि क्या होता है, कोई भी एक लेवल अगर आगे जाके 2-3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाए, ठीक,
दैट इज कॉल्ड डीजेनरेसी ऑफ दैट लेवल। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब आप कहोगे कि वो कैसे। ठीक, देखो जैसे सपोज दैट मेरा हाथ है। ठीक, अब मेरा हाथ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ तक तो सेम लेवल है। मान लो जैसे सपोज करो, देखो जैसे मान लो ये दो लेवल है। ठीक है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। जैसे यहाँ तक तो पूरा एक लेवल है। ठीक है, अब यहाँ के आगे जब आप जाओगे तो यही चीज इन 5 में स्प्लिट हो गई है। मेरी बात समझो, इस चीज को नेचुरली समझने की कोशिश करो। यही चीज इन 5 में स्प्लिट हो गई है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि पार्टिकल है वहां पर, तो पार्टिकल, मान लो पार्टिकल यहां है। ठीक है, एट ए टाइम। तो अगर हम इन फर्दर आगे की बात करें तो पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी यहां भी हो सकती है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, मतलब इन 5 जगह हो सकती है इसकी प्रोबेबिलिटी होने की। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है, उसी तरीके से सिस्टम का भी होता है। जब हम एक सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसके कई सारे लेवल्स होते हैं। ठीक है, जब कई सारे लेवल्स होंगे उसके, तो पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूट होने की प्रोबेबिलिटी अपनी अलग अलग होगी। लेट अस सपोज कि कुछ लेवल की डीजेनरेसी है, जैसे किसी लेवल की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 4 है, ऐसे उसकी है डीजेनरेसी। किसी लेवल की डीजेनरेसी नहीं होती है तो उसकी डीजेनरेसी 1 हम कंसीडर करते हैं अपने आप। ठीक, अच्छा अब पार्टीशन फंक्शन जब हम निकालते हैं तो पार्टीशन फंक्शन में हम ये निकालते हैं कि पार्टिकल किस लेवल में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। पार्टिकल फंक्शन पार्टीशन फंक्शन की फिजिकल मीनिंग बस यही है कि पार्टिकल आपका किस चीज में, किस फंक्शन में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक, जब तक पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता है, जब तक पार्टिकल अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आया होता है, तब तक पार्टिकल की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। मगर अगर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसकी एक सर्टेन एनर्जी होती है। इस चीज को ऐसे समझो, देखो जस्ट लाइक दैट, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने ना कोई बड़ा सा, जैसे क्या मैं बोलूं, देखो जैसे कोई बड़ा सा मैंने एक लिया है कंटेनर। ठीक, अब उसमें ढेर सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, अब वो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं हियर एंड देयर, वो ब्राउनियन मोशन के थ्रू, या फिर वो रैंडम यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां भाग रहे हैं। ठीक, मगर उस बॉक्स के ही अंदर है। अब हमें नहीं पता कि वो किधर भाग रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम उस टाइम पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि उस पार्टिकल की एनर्जी क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक तो वो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि पार्टिकल यहाँ वहां भाग रहा है, तो उसकी एनर्जी 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। मगर अगर उस पार्टिकल को जैसे कुछ देर तक हम छोड़ दें, जैसे आपने वो नहीं देखा है, कुछ ग्लिटर वगैरह टाइप आती हैं कुछ चीजें, पेन होल्डर या पेन पेपर वेट टाइप, जैसे उसमें ग्लिटर भरे रहते हैं और शायद पता नहीं कोई जेल भरा रहता है। पहले तो वो बिल्कुल स्थिर रहता है, फिर उसको ऐसे ऐसे शेक कर दो पूरा, तो शेक कर दो तो पूरा फैल जाता है। होता है ना, कुछ देखा होगा यार आपने शायद, है। तो वैसी ही हम बात कर रहे हैं आपके लिए। सपोज दैट कि आपके पास जो सिस्टम होगा तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक, अच्छा अब उस सिस्टम को मैंने ऐसे मूव कर दिया तो पार्टिकल्स पूरे बिखर गए। अब बिखर गए तो वो यहाँ वहां मूव कर रहे हैं। ठीक, अब उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, बट ये देखो कि अगर वो पार्टिकल ऑलवेज तो उस मोशन में रहेगा नहीं, वो धीरे धीरे चेंज होगा। तो धीरे धीरे ऐसा होगा ना कि वो एक फिक्स्ड एनर्जी पे जाएगा। जैसे अगर मैंने उस सिस्टम को रूम टेम्परेचर पे रखा होगा तो पार्टिकल रूम टेम्परेचर पे लाई करेंगे, उनकी एनर्जी रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगी, है ना। अगर उन पार्टिकल्स को मैंने बहुत हीटेड टेम्परेचर पे रखा है तो उनकी एनर्जी वहां पे इंक्रीज हो जाएगी काफी ज्यादा। अगर उसको हम किसी फ्रीज्ड एरिया में रख दें, किसी ठंडे एरिया में रख दें, तो वहां पे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, और ज्यादा कम हो जाएगी।
ठीक है, इससे उनकी एनर्जी में डिफरेंस हुआ, इससे उनकी एनर्जी में डिफरेंस आया। ठीक, अच्छा, जब पार्टिकल अपने नीचे वाले लेवल पे आएगा तो वो किसी एक फिक्स जगह पे स्टिल होकर के बैठेगा, वहां पे वो शांत रहेगा। भाई कब तक कोई भागेगा, है कितना भगाओगे किसी को, कभी तो कोई शांत होगा कि भागता ही रहेगा भागता ही रहेगा, थकेगा नहीं क्या वो, उसको भी तो थकान होती है नहीं। फिर वो शांत होकर एक जगह पे बैठेगा। जब वो एक जगह पे आएगा ना, तो अब वो किस तरीके से पार्टिकल आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितने एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उन एनर्जी की डिजनरेसीज क्या थी, और कितने वे में वो फैल रहा है। ठीक है, यही आपका पार्टीशन फंक्शन डिफाइन करता है। आप खुद ही समझ रहे होगे यार, पार्टीशन इन द सेंस नाम से ही मतलब समझ रहे हैं, पार्टीशन मतलब पार्टीशन हो रहे हैं वहां पे। अब कितने तरीके से पार्टीशन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, वो आपको डिफाइन करता है पार्टीशन फंक्शन। आई होप आपको उसका मतलब समझ में आ रहा होगा। अब तक स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़े जा रहे हो चीजें, ये होती है वो होती है वो होती है वो होती है, मतलब समझो होती है तो क्यों होती है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, उसके होने का क्या कारण है, हम वहां पे उसको क्यों लेकर के आए हैं। ठीक है, आप आई होप आप समझ रहे होगे इस चीज का मतलब। अब देखो, एक होती है इंटरनल एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं एवरेज एनर्जी, या फिर उसको मीन एनर्जी भी कही जाती है। ठीक, अच्छा, अब स्टैटिस्टिक्स में तो हम यही काम करते हैं ना, एवरेज एनर्जी तो निकालते हैं पार्टिकल की, है ना, तो वहां पे भी सेम चीज होती है, एवरेज एनर्जी निकालते हैं हम पार्टिकल की। अच्छा, अब एवरेज एनर्जी जो हम निकालते हैं तो उनकी देखो कुछ चीजें होती हैं, आपको मैं बताऊं। देखो, आप आगे जाके बेसिकली क्या पढ़ोगे, पार्टीशन फंक्शन, जिससे आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक, एनर्जी, एवरेज एनर्जी, प्रोबेबिलिटी, ये सब आप मेन पढ़ोगे। ठीक, अच्छा, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, वही जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक, यही प्रोबेबिलिटी का मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यही यहां भी होता है। अगर मैं आपको पूछूं कि एक पार्टिकल एनर्जी इज इक्वल टू 2 में पार्टिकल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वहां पे होने की, तो आप क्या करोगे भाई, एनर्जी वो तो आपका मेन केस है, उसको आप रखोगे ऊपर, और जो आपका टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है, टोटल नंबर ऑफ जो आपके केसेस है, उनको आप नीचे रखोगे और उसको आप डिवाइड कर दो, फिर आप मुझे बताओगे कि ये प्रोबेबिलिटी है उसकी वहां पे होने की। ठीक, सेम तरीके से यहाँ पे भी डील करते हैं, कोई अंतर नहीं है, कुछ नहीं है, किसी चीज को बहुत पहाड़ बना के मत समझो, सेम तरीके से यहाँ पे भी इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एवरेज एनर्जी की बात करो। एवरेज एनर्जी क्या होती है कि नीचे तो आपका पार्टिकल आएगा, पार्टीशन फंक्शन आएगा नीचे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे निकल रहे हैं, मीन एनर्जी में आप क्या करते थे, किसी चीज का अगर आपको एवरेज निकालना हो तो आप क्या करते थे, सबको उठा के जोड़ते थे। ठीक, और उसके डिवाइड करते थे कि वो कितने तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, यही तो करते थे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एनर्जी है 2, 3, 4, 5, ठीक, अब आपके पास 4 तरीके की एनर्जी है, तो अब वहां पे क्या करोगे, सारी एनर्जीज को जोड़ोगे, टोटल कितने तरीके से, कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये एनर्जी, 4 तरीके से हुआ डिस्ट्रीब्यूट, तो आप उसको 4 से डिवाइड कर जाओगे, यही तो करोगे, और क्या कर दोगे, है ना। सेम तरीका यहां भी अप्लाई होता है, सेम चीज यहां भी अप्लाई होता है। देखो, हम आपको हर कुछ जो है ना बहुत नीचे के लेवल से जोड़ के बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, चीजों को ना छोटा करके ही पढ़ो, दिमाग में ज्यादा रहता है और ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कर दोगे ना यार तो तुम खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे आगे जा करके। अभी आपके पास सिर्फ एक पेपर है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक, अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, तो जैसे आप स्टैट्स पढ़ रहे हो, फिर क्वांटम पढ़ रहे हो, तो यार बर्डन ही तो बढ़ रहा है। अब इसके बाद हम दूसरा पेपर पढ़ाएंगे, फिर तीसरा पेपर पढ़ाएंगे, तो क्या करोगे आप, फिर आपका यही होगा ना कि हाँ भाई फिर अब सब कुछ ही तो पढ़ना है, तो आपको रिवाइज भी तो करना है पिछला वाला,
है। अब ये थोड़ी कि अभी आगे जाके मैं आपको एटॉमिक पढ़ाऊँ तो आप स्टैट्स पूरा का पूरा खा जाओगे, है ना। दिमाग में चीजें रहनी चाहिए ना, इसलिए हम आपको सब कुछ ना बहुत शॉर्ट और बहुत बेसिक से उठा करके लेके जा रहे हैं। चीजों को वैसे ही समझो जैसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, होपली आप समझ रहे हो कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यार, पाथ से भटक जाते हैं यार हम बताते बताते। क्या बता रहे थे हम? एवरेज एनर्जी बता रहे थे। चलो अच्छा ठीक है, मैंने आपको बता दिया एवरेज एनर्जी क्या होती है। गॉट इट? ठीक। अच्छा, एवरेज एनर्जी कैसे निकाला जाता है और क्या निकाला जाता है और किस तरीके से इसमें काम होता है, ये हम आपको अभी बताते हैं ऑन पेपर। और रिलेशन बताते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा था ना, दो इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक के दो इक्वेशन उठाएंगे और उससे हम पूरा का पूरा सॉल्व करते चले जाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, चलो आ जाओ, थर्मोडायनेमिक के पूरे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पार्टीशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी और आपका मीन एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। चलो ये देखो, मुझे लग रहा है आप सबको दिख रहा होगा हम आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सी दिस प्रोबेबिलिटी GR इन द सेंस किसी भी लेवल का डीजनरेसी, ठीक। बीटा की वैल्यू होती है 1/kT, जिसमें K होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड T इज योर टेम्परेचर, ठीक। ER मतलब होती है एनर्जी, एनर्जी 1 E1 E2 E3 E4 डॉट 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 जितने तक भी हो, ठीक है। आपकी जो भी आपको चाहिए वो वाली एनर्जी आपकी यहाँ पे आप उठा के रखोगे। प्रोबेबिलिटी है तो जिस एनर्जी की प्रोबेबिलिटी पूछेगा आपसे उसको आप उठा के ऊपर रखोगे, बाकी नीचे पार्टीशन फंक्शन आपका टोटल सम, ठीक। देखो पार्टीशन फंक्शन, जैसे देखो मैंने आपको बताया था, पार्टीशन फंक्शन टेल्स दैट हाउ द वेरियस सिस्टम और members of ensemble are distributed in various energy levels। जैसे देखो ये E1 E2 ER प्लस 1, ठीक है, डॉट डॉट पूरा होगा, ठीक। अब इनकी डीजनरेसी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ G1 G2 GR प्लस 1 डॉट डॉट जितने भी होंगे, ठीक। देखो अब पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखते हैं, पहले अगर हम इसकी बात करें तो G1 इंटू ई की पावर माइनस बीटा E1, बीटा अभी आपको मैंने बताया 1/kT, दैट इज द बीटा, ठीक। अच्छा, GR उसकी डीजनरेसी, इन सबका जो सम बनता है ना, सी दिस इज पार्टीशन फंक्शन, इन सबका जो सम होता है ये पार्टीशन फंक्शन होता है, ठीक। अच्छा अब देखो इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब मीन एनर्जी और एवरेज एनर्जी, ठीक। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सी दिस थिंग। देखो सी पार्टीशन फंक्शन एंड रिलेशन बिटवीन ए हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। देखो जो आपको मैंने अभी बताने की कोशिश करी थी कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में और इसमें कैसे आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हो ना, उसको देखो, आप समझो। अभी हम आपको क्या समझा रहे हैं, देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका एक थर्मोडायनामिक है रिलेशन, ठीक। इसको अगर मैं बोलूं तो ये हमारा एज ए मशीन गन 1 ले लो, ठीक है, मशीन गन 1 या मशीन गन 2 अपने हिसाब से जो भी ले लो, ये एक इसको एज ए मशीन गन कंसीडर करो, ठीक। अच्छा अब देखो G इज इक्वल टू A इज इक्वल टू माइनस KT ln Q है। Q हमने आपको ये बताया था, ठीक, कैनोनिकल एंसेम्बल का लीडिंग वेरिएबल, ठीक। अब उसके बाद Q क्या है, अगर Q1 हुआ तो पार्टीशन फंक्शन ऑफ 1 पार्टिकल, और अगर n पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं देन यहाँ पे हो जाएगा Qn, ठीक है। अब देखो H2 अगर हम ले H2 इन द सेंस नथिंग, मैंने इसको एज ए मशीन गन सेकेंड की बात करी है बस, और कुछ नहीं किया है, वो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, ठीक है। G इज इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS होता है, ये सबको पता है, ठीक। अब A इज इक्वल टू U माइनस TS एंड H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक। ये दो रिलेशंस होते हैं, ये भी आपको पता होंगी, ठीक है।
जब इन दोनों का रिलेशन होता है तो आप इक्वेशन 1 को उठाओ और डिफरेंशिएट कर दो, ठीक। डी इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक। बट एक और फॉर्मूला होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम डी ए भी कहते हैं। नहीं यार, हम इसको डी ए नहीं कहते, सुनो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एज ए टी डी ए से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा करके रखो, ठीक है, अपने डी ए वाले टर्म में यहाँ इसकी वैल्यू उठा करके रखो, आप अपना काटो पीटो एंड यू गॉट द इक्वेशन डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन माइनस एस डी टी, ठीक। अच्छा, अब ये जो आपके पास आ गया, अगर इसको आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, कीपिंग एन एंड वी कांस्टेंट, ठीक। देखो यहाँ से आपकी प्रोबेबिलिटी, आपकी एस निकल के चली आएगी, एस हो जाएगा माइनस डेल ए बाई डेल टी, मतलब आपका आ जाएगा एंट्रोपी। माइक्रो कैनोनिकल में एंट्रोपी निकालने का क्या फॉर्म था, वो याद रखो, इसको याद रखो। ये दोनों ही तरीके से जब भी आप एंट्रोपी निकालोगे, एंट्रोपी का रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। के लॉग ओमेगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, लेट्स स्टार्ट अगेन। देखो एंट्रोपी दोनों फॉर्म से जिस भी तरीके से निकालोगे रिजल्ट उसका सेम आएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास एस है, ठीक। अब इस एस को उठा करके अगर इस वाले फॉर्म में डालो u माइनस टी एस में, ठीक। यहाँ पे अगर तुम डाल दो ये चीज़, तो ये देखो माइनस टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी ए बाई टी, इसको देखो तुम यहाँ क्या पलट सकते हो, सी। डेरिवेशन देखो आप सिर्फ हमारा करने का तरीका, एंड यहाँ से आपको मिलेगी एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। देखो ई आर इज इक्वल टू ई आर एनर्जी इंटू जी आर, इसकी डिजनरेसी इंटू ई के पावर माइनस बीटा ई आर, ठीक, अपॉन में पार्टीशन फंक्शन टोटल का। ये आपका एवरेज एनर्जी, मीन एनर्जी निकालने का तरीका है, ठीक है। अब देखो इसी के तरीके से हम इसको भी निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी u इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग क्यू, और क्यू क्या है आपका पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। देखो बीटा इज इक्वल टू 1 बाई के टी सी, ठीक है। मुझे लग रहा है आप समझ रहोगे हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये देखो डेरिवेशन ही यहाँ पे मैंने किया है, इज जस्ट एंड नथिंग, यहाँ पे डेरिवेशन के सिवा और कुछ नहीं है। देखो रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड ए, पार्टीशन फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में रिलेशन क्या है, देखो ए इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन क्यू, यही जो आपका मेन इक्वेशन, जो आपका लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल हम लेकर के चले थे, बाद में हम आपके लिए यहीं पे आ गए। अच्छा, अब मैंने इसको लीडिंग क्यों कहा था, ये आपको मैंने बताया ना अभी, जो हम वैल्यू उठा के रखते गए, हम इसमें डालते गए और हमें टर्म्स ऑटोमेटिकली मिलते चले गए, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये आपका लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है। अब देखो यहाँ पे अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल इन कैनोनिकल एग्जाम्पल। अब देखो लीडिंग तो हमारा ये है, ठीक। अच्छा, इसको एज इट इज रहने दो, हमारे पास H1 है और H2 है, ठीक। H2 अभी आपको मैंने पीछे बताया था, देखो कहाँ गया वो इक्वेशन, देखो ये मैंने आपको बताया था H2, एक मशीन गन G इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस, इसको लिख के रखो, इसको नोट करके रखो, ठीक है। ये हमारा मशीन गन 1 है, और यहाँ पे देखो सेकेंड H1 इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन, जहाँ पे हमने टी डी एस की वैल्यू वहाँ पे डाली थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, ठीक, ये तो हमको पता है ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, ठीक। इसमें उठाकर किसको डालो, काटो पीटो, तुम्हारा ये निकला। अब तुम्हारे पास क्या है, कैनोनिकल एग्जाम्पल में क्या होता है, कांस्टेंट एन होता है, वी होता है, टी होता है, ठीक। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इसको तुम 3 बार डिफरेंशिएट करो इस सेम इक्वेशन को, एक बार एन के रिस्पेक्ट में, एक बार वी के रिस्पेक्ट में, एक बार टी के रिस्पेक्ट में। अब सुनो, जब एन के रिस्पेक्ट में करो तो वी और टी को कांस्टेंट रखो, जब वी के रिस्पेक्ट में करो तो एन और टी कांस्टेंट रखो, और जब टी के रिस्पेक्ट में करो तो एन और वी कांस्टेंट रखो,
ठीक है, देखो ऐसे ही तुम्हारे टर्म्स निकलेंगे। देखो अगर इसको डिफरेंशिएट करो v के टर्म्स में, इस पूरे इक्वेशन को अगर हम v के टर्म में डिफरेंशिएट करें, n और t को कैंसिल कांस्टेंट कर रख करके पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पे यहां से क्या निकलेगा, देखो -p, इट मीन्स डेल ए बाई डेल वी कीपिंग n और t कांस्टेंट। ये तुम्हारा क्या निकल गया, प्रेशर। ऐसा ही देखो यहाँ पे अब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तुम्हारा एंट्रोपी आ जाएगी। ऐसे ही तुम इसको n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब आपके इन्हीं दो मेन मशीन गन के थ्रू आपके सारे क्वांटिटी निकल जाएंगे, सब एक एक करके। ठीक, एक बार फिर से ध्यान से सुनो कि हम क्या बता रहे हैं। यहाँ मैंने उठाया, इस इक्वेशन को उठाया, इसको मैंने यहाँ पे a इक्वल टू यू माइनस टी एस होता ही है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। अब उसके बाद यहाँ पे टी डी एस की वैल्यू डालो, यहाँ पे खोलो, जो कट रहा है उसको काटो, और ये जो तुम्हारा आया इस इक्वेशन को मेन लेके चलो। अब क्योंकि तुम कैनोनिकल एग्जाम्पल में काम कर रहे हो, यहाँ पे एन वी टी कॉन्स्टेंट होता है, तो उसको वैसे करो। अच्छा, जब तुम ग्रैंड कैनोनिकल में जाओगे ना, तो वहां म्यू वी टी होता है, तो वहां तुम उसके टर्म्स में तुम इसको डिफरेंशिएट करना। जब तुम माइक्रो कैनोनिकल में जाओ तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एन वी ई होता है, उसको उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करो। इसीलिए इसीलिए आपको बताया जाता है कि इसको कांस्टेंट रखने का, एग्जाम्पल में इसको कांस्टेंट रखने का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम्पल में हम कांस्टेंट क्यों रखते हैं और कांस्टेंट रख करके हम क्या निकाल सकते हैं। ठीक, हमें लग रहा है आप समझ रहे होगे। अब देखो और चीजें, देखो यहाँ पे देखो, ऐसे ही ये तो पुराना, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट किया। अब एन के रिस्पेक्टिव में करो वी और टी को कांस्टेंट करके, देखो तुम्हें केमिकल पोटेंशियल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, अब देखो इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए तुम्हें तो पता ही ये वाला होता है फॉर्मूला। ठीक, अब यहाँ पे एस की वैल्यू तुमने पीछे निकाली थी, एंट्रोपी U इज इक्वल टू ए प्लस टी एस होता है, यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू रखो तुम्हें मिल जाएगा। एंथैल्पी की इक्वेशन क्या होता है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। ठीक है, अब U प्लस पी वी होता है, अब इसमें उठा के तो अब U की वैल्यू क्या होती है, A प्लस टी एस, उठा के यहाँ रखो, पूरा रखो वैल्यू, तुम्हें अपने आप मिल जाएगा पूरा। प्रेशर और वॉल्यूम तुमने पीछे निकाल ही लिया है। ठीक, ये देखो गिब्स फ्री एनर्जी G इज इक्वल टू म्यू एन होता है। म्यू क्या है, आपका केमिकल पोटेंशियल, जो आप यहाँ पे निकाले थे एन को एन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, इसको उठा के रखो, इसको एन से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी निकल गया। ठीक, स्पेसिफिक हीट देखो, CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गैस। फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल इन गैस है, हमें यहाँ पे n कांस्टेंट रखना होता है कैनोनिकल में। ठीक, ये देखो CV इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी कीपिंग n और v कांस्टेंट। ठीक है, देखो यहां से तुम्हारा CV डिफाइन हो गया, प्रेशर डिफाइन हो गया, एंट्रोपी डिफाइन हो गया, म्यू डिफाइन हो गया। ठीक, अच्छा CV का ही ये फॉर्म है, देखो इसको यहां पे रख करके दूसरे तरीके से CV का ही फॉर्म ये भी है। ठीक है, अब देखो CP पे आओ, स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर फॉर कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स dq by dt कीपिंग n and p कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा ये देखो ये हमारे पास फॉर्म है, p और n को कांस्टेंट करो, dh इज इक्वल टू दिस हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो Cp इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी, p और n कांस्टेंट। h तुम्हारा क्या है, एंथैल्पी, एंथैल्पी तुमने अभी पीछे निकाली है। ठीक है, देखो अब आओ तुम गामा पे, गामा क्या होता है, Cp बाई Cv, Cp निकाला Cv निकाला, इन दोनों का डिवीजन तुम्हारा गामा निकाला जाता है। ठीक, अब देखो एनर्जी फ्लक्चुएशन इन कैनोनिकल एग्जाम्पल। अच्छा, अब हम एनर्जी फ्लक्चुएशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल्स अगर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हुए हैं तो उनमें फ्लक्चुएशंस भी आए होंगे ना, फ्लक्चुएशंस आए होंगे, उनमें शिफ्टिंग आई होगी। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे इनका एनर्जी फ्लक्चुएशन निकाला जाता है, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन इन एनर्जी भी कहा जाता है और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इन एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसको सिग्मा से करते हैं डिनोट। देखो डेरिवेशन से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली इस फॉर्म को याद कर लो थोड़ा सा। ठीक है,
एवरेज वैल्यू ही है एनर्जी की और कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपके लिए इतना ही बहुत सफिशिएंट है। बाकी अब हम आपको कल और बताएंगे, और बताना इन द सेंस आपको हम और चीजें बताते हैं, इसके आगे कुछ टर्म्स बताते हैं, क्वेश्चंस के लिए अप्रोच कैसे आप पकड़ोगे वो बताते हैं, फर्मियंस होगा तो, बोसॉन्स होगा तो, पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे एनर्जी में, किस तरीके से आप क्वेश्चन पे अटैक करोगे, वो अब हम आपको कल बताते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आप पढ़ो, कीप प्रैक्टिसिंग, फिर कल बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय।